नमस्कार दोस्तों, बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप में आपका स्वागत है। आज की तारीख है 21 सितंबर 2020 और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं द हिंदू अखबार में आए हुए प्रमुख एडिटोरियल्स और खबरों पर, जिसके तहत हम प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी जो पहली खबर है वह पेज नंबर 1 से ली गई है और इसका संबंध जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी से है। तो खबर क्या है? तो खबर ये बता रही है कि राज्यसभा द्वारा कृषि से संबंधित बिलों को पारित कर दिया गया है और इस प्रकार से जो कृषि से संबंधित जो तीनों बिल हैं वो अभी पारित किए गए हैं। अब ये जो तीनों जो बिल हैं कृषि से संबंधित, ये तीनों बिलों को लेकर किसानों के समूहों में और पंजाब हरियाणा आदि क्षेत्रों में व्यापक विरोध की स्थिति देखी जा रही है और यह जो बिल हैं इसको लेकर विपक्षी दल और सरकार दोनों अपने अपने पक्ष को रख रहे हैं। ठीक है, तो जो राज्यसभा में जो बिल पारित हुए हैं ये काफ़ी विरोध प्रदर्शन के बाद पारित हुए, जिसको लेकर जो है ये लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं। तो एक तो खबर हम इसको देखेंगे, दूसरा हम इस खबर को देखेंगे जिसके तहत पेज नंबर 9 पे सरकार द्वारा इन बिलों के संदर्भ में अपने मत को रखते हुए कहा गया है कि जो कृषि बिलों के संदर्भ में कहा जा रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और न्यूनतम समर्थन मूल्य और सरकार द्वारा जो कृषि उत्पादों का जो अधिग्रहण किया जाता है वो नीति जारी रहेगी और इसका जो है जो नवीन जो बिल हैं उनको पारित किए जाने से एमएसपी और सरकारी अधिग्रहण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके अलावा सरकार का ये मत है कि नवीन बिलों के माध्यम से जो मध्यस्थ हैं उनकी भूमिका कम होगी और इसके माध्यम से किसानों का सशक्तिकरण होगा। साथ ही साथ अगर कृषि क्षेत्र में निजी क्षेत्र का विकास होगा, निजी क्षेत्र की भागीदारी और निवेश बढ़ेगा, तो इससे जो नवीन तकनीकें हैं उनका भी समावेशन, नवीन तकनीकों का समावेशन कृषि क्षेत्र में होगा और इससे कृषि का विकास होगा। तो कहने की बात यह है कि सरकार ने अनेक प्रयासों से यह स्थापित करने की कोशिश की है कि जो किसानों के मध्य या फिर किसान समूहों के मध्य जो जो मतभेद की स्थिति बनी हुई है या जो मत विवाद की स्थिति बनी हुई है उसे दूर किया जाना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही आज एक पेज नंबर 6 पर भी एडिटोरियल आया है जिसमें लेखक ने ये बताया है कि भले ही कृषि बिलों को लेकर अभी संसद में इसको पारित किए जाने की रणनीति अपनाई गई हो, लेकिन फिर भी ये जो 3 कृषि बिल हैं इन तीनों कृषि बिलों पर एक सर्वसहमति का अभाव है और इस सर्वसहमति के अभाव को पूरा करने के लिए आवश्यक है कि कृषि से संबंधित जितने भी हितधारक हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मध्यस्थ हो, चाहे वो राज्य हो, ठीक है, और केंद्र सरकार, ठीक है, उपभोक्ता, जितने भी हितधारक हैं ये सारे के सारे हितधारकों को साथ लेके चलने की ज़रूरत है। तभी ये जो बिल जब कानून का शक्ल लेंगे, जब कानून की के रूप में हो जाएंगे, तब जो है इनको बेहतर ढंग से लागू किया जा सके। इसके लिए अभी भी काफ़ी कुछ किए जाने की ज़रूरत है। तो ये तीनों जो हमारे आर्टिकल हैं, पेज नंबर 6 वाला आर्टिकल, ठीक है, पेज नंबर 9 वाला आर्टिकल और पेज नंबर 1 वाला आर्टिकल, ये तीनों जो आर्टिकल हैं हम इनको जो है एक बार देख लेते हैं ताकि इससे रिलेटेड कुछ बातें हम समझ सकें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 कृषि बिलों का विरोध हो रहा है जिसका नाम है किसानों के उत्पाद, व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा विधेयक, किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता विधेयक, फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020 और तीसरा है एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020, ठीक है, आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन 2020। मुख्य रूप से जो पहला बिल है उसका संदर्भ है किसान अब जो मंडियां होती हैं, राज्य में कृषि मंडियां होती हैं जिनको एपीएमसी कहते हैं, उसके बाहर वो अब अपने उत्पादों को बेच सकते हैं। जो दूसरा जो बिल है उसका संबंध संविदा कृषि से है जिसके तहत किसान अपने उत्पादों को बेचने के लिए किसी कंपनी आदि से समझौता कर सकते हैं, ठीक है, उत्पाद को पैदा किए जाने से पूर्व।
और जो तीसरा जो बिल है वो मुख्य रूप से जो खाद्यान्न है, खाद्यान्न के साथ और जो दूसरी सब्जी वगैरह हैं जैसे कि आलू प्याज, तेल आदि को आवश्यक वस्तुओं की सूची से बाहर करता है। और इसके तहत अब निजी क्षेत्र चाहे तो इसका कितनी भी मात्रा में अधिग्रहण कर सकता है। तो ये जो तीनों के तीनों जो बिल हैं इसको लेकर बहुत सारी आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं, बहुत सारे विरोध के स्वर प्रकट हो रहे हैं। और लेखक का ये मत है कि ये जितने भी विरोध के स्वर हैं इनको आपको समाधान किए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप इनका समाधान नहीं करेंगे तो हम कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधारों को सकारात्मक रूप से नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो लेखक का क्या मत है? लेखक का मत यह है कि भले ही राजनीतिक दल वगैरह अपने राजनीतिक हितों के लिए भी इनका विरोध कर रहे हों, लेकिन ये जो विरोध है ये पूरी तरीके से राजनीतिक नहीं कहा जा सकता। और जब ये तीनों बिल अध्यादेश की अवस्था में थे, ठीक है, और इन अध्यादेशों को अब कानून बनाने के लिए जब इनको पारित किया गया तो पहले से ही इनका विरोध किया जा रहा था और इनका विरोध मार्च अप्रैल से ही जारी है, जो वर्तमान में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन तीनों बिलों के संदर्भ में किसानों के समक्ष बहुत गंभीर चिंताएं हैं जिसको निवारित किए जाने की जरूरत है। ठीक है, अब इसका ये जो तीनों बिल हैं इनका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो कृषि क्षेत्र है या फिर कृषि बाजार वाला क्षेत्र है उसमें जो सरकारी हस्तक्षेप होता है, इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की अधिक भूमिका देखी जाती है, इस केंद्र सरकार और राज्य सरकार की भूमिका को हम कम करें, जिसके तहत सरकारी हस्तक्षेप को हटाया जाए। मध्यस्थों और सरकारी टैक्स जो इतने लगते हैं, जिसके तहत मंडी में वस्तुओं के प्रवेश करने पर टैक्स लगता है और अलग अलग चरणों में जो टैक्स लगते हैं उसको कम किया जाए, ताकि जो किसान है जो उनका उत्पाद जो वो बेच रहे हैं उस उत्पाद का मूल्य जो है उनको अधिक प्राप्त हो सके। और यह जो मूल्य है वो तभी प्राप्त हो सकता है जब किसान और उपभोक्ता, ठीक है, जिसके लिए उन्होंने उत्पाद बनाया है, उस किसान और उपभोक्ता के मध्य जितनी भी कड़ियां हैं वो जो है कम से कम हो, क्योंकि जितनी ज़्यादा कड़ियाँ इसमें बढ़ती जाएंगी उतना ही ज़्यादा जो है किसान को उसका दाम भी ज़्यादा नहीं मिलेगा और उपभोक्ता को भी जो है वो वस्तु महंगी मिलेगी। तो सरकारों का ये उद्देश्य है कि एक तो इसके मध्यस्थों को हटा दिया जाए और जो मंडियों आदि के माध्यम से जो सरकारी टैक्स वगैरह ज़्यादा लगते थे उन टैक्सों को भी कम कर दिया जाए, ताकि जो उत्पाद है वो किसानों को अधिक मूल्य देने वाला हो और साथ ही साथ उपभोक्ताओं को भी वो चीज़ ज़्यादा महंगी ना पड़े। ठीक है, इसके तहत कृषि मंडियों के बाहर अगर बेचने की स्वतंत्रता होगी तो किसान को यह माना जा रहा है कि उसका बेहतर मूल्य प्राप्त हो सकेगा। ठीक है, इसके अलावा निजी क्षेत्र के समक्ष अभी तक जो अधिग्रहण सीमाएं थी जिसके तहत वो खाद्यान्नों का या फिर आलू प्याज आदि का एक सीमा से ज़्यादा भंडारण नहीं कर सकते थे, तो उनकी जो भंडारण की जो सीमाएं हैं अब उनको हटा दिया गया है, जिसके तहत यह आशा की जा रही है कि अब निजी क्षेत्र इसमें आएगा, अब निजी क्षेत्र इसमें हिस्सेदारी लेगा और उसके द्वारा जो है भंडारण सुविधाओं के विकास के माध्यम से जो तकनीकी क्षेत्र है, ठीक है, विशेषकर जो कोल्ड स्टोरेज आदि की तकनीकें हैं वो जो है भारत में मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में लागू होंगी, जिसका लाभ जो है अंततः कृषि क्षेत्र और किसानों को मिलेगा। तो कुछ ऐसे मत हैं जिसके द्वारा सरकारें ये सोच रही हैं कि इन बिलों को लाने से सरकार जो है वो किसानों को लाभ दे सकेगी, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी चिंताएं हैं जिस पे हम काफ़ी दिनों से चर्चा कर रहे हैं, जिसको निवारित किए जाने की ज़रूरत है। जैसे कि कृषि मंडियों में हमने भले ही इस बार सुधार किया हो, लेकिन इससे पहले भी जो है कृषि मंडियों में काफ़ी सुधार किए गए हैं। इसके बावजूद जो है कृषि क्षेत्र में व्यापक निवेश की जो आशाएं की जा रही थी वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं। ठीक है, इसके अलावा सबसे बड़ी जो इस बार की आलोचना की जा रही है, इन तीनों बिलों की सबसे बड़ी जो आलोचना की जा रही है वो ये कही जा रही है कि जो तीनों जो बिल हैं वो बिना व्यापक विचार विमर्श के लाए गए हैं और इसमें जो है जब राज्यसभा में इनको पारित किए जाने के संदर्भ में जब
विपक्षी दलों द्वारा कहा गया कि इन बिलों को जो है संसद की स्थायी समिति को सौंपा जाना चाहिए, तब भी जो है उसकी बात को नहीं माना गया और इसी आधार पर जो है इसका विरोध किया जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने सुधारों को जरूर लागू किया है, लेकिन उसको बारे में राज्यों से, किसानों से और जो उसके प्रभावित होने वाले समूह हैं जैसे कि मध्यस्थों से, उनसे किसी भी प्रकार का व्यापक विचार विमर्श नहीं किया गया है, जिससे किसानों को लगातार ये भय हो रहा है कि आप सरकार द्वारा धीरे धीरे मंडियों को कमजोर किया जाएगा और मंडियों के माध्यम से ही किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य जो प्राप्त होता था उस व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया जाएगा। यही कारण है कि बार बार सरकार के आश्वासन दिए जाने के बावजूद जो है किसानों में आशंका का वातावरण है। अब सरकार के प्रति यह भी बात जो है नकारात्मक रूप से कही जा सकती है कि सरकार ने इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे फैसले लिए हैं जो एकाएक लिए गए और इसका पहले किसी को भी पता नहीं था, जैसे कि 2016 में डिमोनेटाइजेशन इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। यही कारण है कि सरकारों के बार बार कहने के बावजूद जो है किसान वगैरह इसका भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम किसानों के जीवन में देखें तो किसानों के जीवन में कमियों के बावजूद जो सरकारी मंडियां होती हैं वो एग्रीकल्चर ट्रेड के संदर्भ में, कृषि व्यापार के संदर्भ में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और इसी के माध्यम से किसान जो हैं वो सरकारी मूल्य को प्राप्त कर पाने में सहायक हो पाते हैं। विशेषकर न्यूनतम समर्थन मूल्य की प्राप्ति में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी प्रकार से भले ही आलोचकों द्वारा मध्यस्थों को टारगेट किया जाता रहा हो, इंटरमीडियरीज या एजेंट्स को टारगेट किया जाता रहा हो, लेकिन उनकी भी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है किसानों और व्यापारियों के मध्य एक लिंक के कार्य के रूप में। ठीक है। इसके अलावा मंडियों के पक्ष में यह भी कहा जाता है कि किसान जो हैं वो मंडियों की कार्यप्रणाली को बेहतर ढंग से जानते हैं और उन्हें जो है इसकी आदत पड़ी हुई है, जिसके तहत कहा यह जा रहा है कि जो मंडियां हैं उनकी कमियों को दूर किए जाने की ज़रूरत है और अगर वर्तमान बिल के माध्यम से अगर मंडियों के बाहर व्यापार को स्वतंत्रता मिलेगी तो भविष्य में वह व्यापार, भविष्य का जो वो व्यापार है वो किस आधार पर किया जाएगा, ठीक है, क्या उसका बेसिस होगा, उसके लिए किन विनियमन को, किन रेगुलेशंस को फॉलो किया जाएगा, इसको लेकर जो है काफ़ी आशंकाएं हैं और इसको लेकर किसी भी प्रकार का भी विनियमन सामने नहीं है। तो कहने की बात यह है कि पूर्व की जो पद्धतियां हैं अगर उनको छोड़ के नवीन पद्धतियों को अपनाया जाएगा तो वो पद्धतियां किस प्रकार से लागू होंगी इसको लेकर जो है अभी आशंकाएं बनी हुई हैं। ठीक है। इसके अलावा मंडियों में सुधार के संदर्भ में बिहार के उदाहरण को भी दिया जा रहा है, जिसमें 2006 में बिहार के द्वारा कृषि मंडियों को समाप्त कर दिया गया एपीएमसी एक्ट के संशोधन के माध्यम से। लेकिन ये कहा गया कि मंडियों को समाप्त करने से किसानों को जो मंडियों के माध्यम से जो कम दाम प्राप्त होते थे वो अब अधिक दाम प्राप्त होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मंडियों को समाप्त किए जाने के बावजूद जो है किसानों को उनका वास्तविक मूल्य प्राप्त नहीं हुआ। उदाहरण के लिए अगर मक्का की बात की जाए, ठीक है, मेज़ की बात की जाए तो मक्का का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य था यानी सरकार द्वारा गारंटेड मूल्य जो था वो था लगभग 1850 रुपये पर कुंटल, लेकिन चूंकि मंडियों को ही समाप्त कर दिया गया इसके चलते किसान उस मक्के को बेचने कहाँ जाते इसको लेकर जो है स्पष्टता का अभाव था, जिसके तहत देखा यह गया कि किसानों द्वारा जो मक्का 1850 में बेचा जाना चाहिए था उसको वो 1000 से भी कम कीमत पर बेचने को मजबूर हुए, क्योंकि उनके लिए कोई मंडी जैसी व्यवस्था नहीं थी जहां पे जाके वो अपने उत्पाद को बेच सकें। तो ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं, ये कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जिसको ध्यान में रखे जाने की जरूरत है। इससे हुआ क्या कि किसानों को जो पहले जो मूल्य प्राप्त होता था वो उससे भी कम प्राप्त हुआ और यह एक बहुत बड़ी आलोचना के रूप में कहा जाता है, जिसके तहत कहा जाता है कि जो फार्म गेट होता है, ठीक है, फार्म गेट प्राइस का मतलब क्या हुआ कि जब कोई भी उत्पाद, ठीक है, खेती से उठकर या खेत से उठकर जो है बाजार की तरफ चलना शुरू होता है तो खेत का जो मूल्य होता है, ठीक है, वो जो है बेहद कम होता है
और जब ये बाजार तक पहुंचता है तब वो मूल्य जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, मान लीजिए अगर किसी खेत में आलू को उपजाया गया और उस आलू के दाम जो है उसने किसान द्वारा रखा गया, मान लीजिए 5 रुपए पर किलो। ठीक है, 5 रुपए पर किलो, लेकिन वो जो बाजार मूल्य है वो बढ़ते बढ़ते बाजार तक पहुंचते पहुंचते 50 रुपए किलो तक पहुंच सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आलू किसान ने 5 रुपए में बेचा, जिसके लिए किसान को 5 रुपए मिले, वो आलू जो है मार्केट में 50 रुपए का बिक रहा है, और इसके बीच का जो 45 रुपए का जो अंतर है उसका लाभ किसान को नहीं मिला। तो यह जो समस्या है इसको दूर करने के लिए सरकार द्वारा कोशिश ये की जाती है कि किसान को जो फार्म गेट प्राइस है, यानी कृषि उत्पाद को पैदा किए जाने के समय जो किसान को जो मूल्य प्राप्त होता है वो अधिक से अधिक मिल सके। इसके लिए सरकारों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की घोषणा की जाती है। और किसानों को अब ये आशंका है कि यदि ये एमएसपी ही समाप्त कर दी जाएगी तो एमएसपी के समर्थन के बिना जो फार्म गेट प्राइसेस हैं, ठीक है, यानी जो उत्पादों के कृषि उत्पादों के जो खेतों पे जो दाम मिलते हैं किसानों को, वो और भी कम हो सकते हैं। ठीक है, यही कारण है कि कई विद्वानों द्वारा यह कहा गया है कि जो आशंकाएं पैदा हो रही हैं किसानों के मध्य, किसान समूहों के मध्य, उसको दूर किए जाने की जरूरत है, विशेषकर एमएसपी आदि के संदर्भ में। यही कारण है कि ये कहा जा रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो व्यवस्था है वो अभी भले ही लगभग 26 फसलों तक लागू हो, लेकिन मुख्य रूप से इसका लाभ वर्तमान में गेहूं और चावल तक ही सीमित हो जाता है। तो केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो लाभ है वो गेहूं और चावल तक ही सीमित ना रह जाए, वो दूसरे कृषि उत्पादों पर भी विस्तारित हो और सुनिश्चित हो सके। इसके लिए जो है कार्य करने की जरूरत है, जिसके तहत एमएसपी जो है वो सरकारों द्वारा 26 फसलों पर लागू की जाती है। इसको भी व्यापक रूप से प्रचार प्रसार किए जाने की ज़रूरत है, और इसमें भी जो है यह बताए जाने की ज़रूरत है कि इसके तहत न केवल खाद्यान्नों की उपज पर एमएसपी दिया जाता है, बल्कि बहुत सारी वाणिज्यिक फसलों पर भी एमएसपी दिया जाता है, जिसमें तंबाकू, ठीक है, तंबाकू के साथ कपास आदि भी शामिल है। तो कोशिश ये की जानी चाहिए कि एमएसपी को लेकर जागरूकता को बढ़ाया जा सके, जिसके चलते खाद्यान्नों को उपजाने वाले किसान और वाणिज्यिक फसलों को उपजाने वाले किसान दोनों को इनका लाभ मिल सके। साथ ही साथ यह भी कोशिश होनी चाहिए कि जो कृषि बाजारों को लेकर या कृषि नीतियों को लेकर जो पॉलिसी को लेकर अनसर्टेनिटी रहती है, जो नीतिगत अनिश्चितता रहती है, इसको भी कम किया जाना चाहिए। जैसे कि सरकार द्वारा मसूर के आयात पर आयात शुल्क लगाया जाना, या फिर अभी हाल में ही प्याज के निर्यात पर रोक लगाया जाना कृषि व्यापार को बेहतर नहीं करता है, और इसको लेकर जो है लगातार आशंकाएं बनी रहती हैं कि अगर मान लीजिए सरकार द्वारा संविदा कृषि को अनुमति दी भी जाती है तो कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य में उससे सरकार पीछे अपने कदम हटा ले। ठीक है, इसके अलावा किसानों को उनका वास्तविक मूल्य प्राप्त हो सके, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग, ई नैम आदि को बेहतर ढंग से स्थापित करने की ज़रूरत है, और इसके माध्यम से एक बेहतर प्राइस डिस्कवरी हो सके, उत्पाद का एक बेहतर मूल्य निर्धारित किया जा सके, इसके लिए काम किए जाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी कृषि क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसे करना बाकी है। तभी जो है ये 3 बिल हैं जब कानून की शक्ल लेंगे तो ये बेहतर ढंग से लागू हो सकें। इसके लिए आपको कि जितने भी हितधारक हैं उन सारे हितधारकों को साथ में लेके चलने की ज़रूरत है, ताकि किसी के भी मन में किसी प्रकार की शंका ना रहे। ठीक है, चलिए अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो पेज नंबर 6 से लिया गया है, और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। अब यह वाला जो पूरा आर्टिकल है उसका संबंध है अभी हाल के ही एक सुदर्शन न्यूज़ केस के बारे में। ठीक है, जिसमें एक न्यूज़ चैनल है सुदर्शन न्यूज़, उसके द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया, एक कार्यक्रम चलाया गया, जिसके तहत उसने यूपीएससी पे आरोप लगाया कि यूपीएससी द्वारा मुस्लिम जिहाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, इसके तहत क्या होता है, तो इसके तहत यूपीएससी की परीक्षा में मुस्लिमा को अधिक भर्ती
कराने के लिए कार्य किया जा रहा है और एक प्रकार से यह सिविल सेवा का, ठीक है, यह जो है सिविल सेवा का मुस्लिमीकरण किया जा रहा है। अब ये जो इस तरीके के जो आरोप लगाए गए हैं उसको भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा काफ़ी गंभीरता से लिया गया है और इसी गंभीरता के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने सुदर्शन न्यूज़ को यह आदेश दिया कि वो इस कार्यक्रम पर रोक लगाए। अब यह जो पूरा जो एडिटोरियल है उसमें ये चीज़ डिस्कस की गई है कि सुदर्शन केस को आधार बनाकर हमें किस प्रकार से जो हेट स्पीच की जो परंपरा पनप रही है भारत में, जो विशिष्ट समुदायों के प्रति जो घृणित वक्तव्य दिए जाने की जो परंपरा पनप रही है भारत में, उसको कैसे नियंत्रित किया जाना चाहिए। और इसके तहत न केवल आपको संविधान के प्रावधानों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है, साथ ही साथ हमें विधिक प्रावधानों को भी बेहतर ढंग से लागू किया जाना चाहिए और इसमें हमें सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं उसको भी ध्यान में रखना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट आदि को भी इसमें स्पष्टता से भूमिका निभाए जाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसमें और कौन सी बातें कही गई हैं। तो संदर्भ मैंने आपको बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हिंदी भाषा के चैनल सुदर्शन न्यूज़ के टीवी सीरीज बिंदास बोल पर हेट स्पीच यानी घृणित वक्तव्य के आधार पर रोक लगा दी गई है, जिसमें सिविल सेवा में मुस्लिमों के प्रवेश को जिहाद के रूप में दिखाया जा रहा था। इसमें बहुत सारे गलत तथ्यों का भी प्रयोग किया जा रहा था, जैसे कि यूपीएससी की परीक्षा में जो जनरल कैटेगरी होते हैं उनके लिए सामान्य वर्ग होते हैं, उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 32 वर्ष होती है और इसमें सामान्य मुस्लिम भी आते हैं। लेकिन यह जो कार्यक्रम है इसमें ये कहा जा रहा था कि मुस्लिमों की जो आयु है वो 32 साल नहीं है बल्कि 35 साल है। इसके अलावा जो यूपीएससी की परीक्षा में जो जनरल कैटेगरी को जो अटेम्प्ट्स दिए जाते हैं, प्रयास दिए जाते हैं, वो दिया जाते हैं 6 प्रयास। लेकिन इस कार्यक्रम में ये दावा किया जा रहा था कि मुस्लिमों को हिंदुओं के सापेक्ष 9 अटेम्प्ट्स दिए जाते हैं, जिसका वो फायदा उठाते हैं। अब इस पूरे मामले पे कोर्ट ने कहा है कि जितने भी तथ्य सब दिए गए हैं वो न केवल गलत हैं बल्कि संपूर्ण मुस्लिम समुदाय के प्रति घृणा को बढ़ाने वाले भी हैं, इसलिए ऐसे कार्यक्रमों पर रोक लगाया जाना प्रासंगिक ही है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है और इसको जो है हेट स्पीच के समकक्ष माना है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई। अब हम देख लेते हैं इसमें और कौन कौन सी बातें हैं। तो देखिए इसमें लेखक का क्या कहना है। तो लेखक का ये कहना है कि जो भारत की संविधान में मूल अधिकारों के तहत जो 19A के तहत जो वाक और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, उस वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में यह सुनिश्चित किए जाने की ज़रूरत है कि हेट स्पीच का स्थान उसमें ना हो। और अगर वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पर कोई हेट स्पीच को बढ़ावा दे रहा है तो उसको जो है समय से रोकने की ज़रूरत है और उसे दंडित किए जाने की ज़रूरत है। ठीक है, जिसके तहत जब हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो इसमें व्यक्ति जो है हेट स्पीच तक ना पहुंचे, इसके लिए ज़रूरी है कि हेट स्पीच को आप पहले से ही पहचान लें और इसके लिए कुछ मानकों को निर्धारित किए जाने की ज़रूरत है, कुछ निश्चित नियमों को निर्धारित करने की ज़रूरत है। ठीक है, जिसके तहत कानूनों के साथ न्यायिक मामलों द्वारा भी इसे सुनिश्चित करना चाहिए। ठीक है, अब जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं तो इसमें हेट स्पीच की जब बात आती है तो हेट स्पीच के तहत बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं, ऐसे बहुत सारे मानक और नियम हैं जिसके आधार पर किसी वक्तव्य को हेट स्पीच के दायरे में शामिल किया जाता है। ठीक है, तो इसके तहत क्या क्या आता है। तो इसमें सबसे पहला ऐसा वक्तव्य आता है, ऐसी बात आती है, ऐसा भाषण आता है जो स्पष्ट रूप से हिंसा को बढ़ावा देता है। ठीक है, एक चीज ये। दूसरा, अगर एक ऐसी अभिव्यक्ति की जाए, ऐसी बात बोली जाए जो किसी पूरे संपूर्ण समुदाय को, ठीक है, पूरे की पूरी कम्युनिटी को उसकी पहचान के आधार पर, सामूहिक पहचान के आधार पर भेदभाव करे, तो वो भी जो है हेट स्पीच में आएगा, जिसमें किया जाने वाला जो भेदभाव है वो जाति के आधार पर हो सकता है, प्रजाति के आधार पर हो सकता है, ठीक है, निर्जाति के आधार पर हो सकता है और धर्म आदि के आधार पर भी हो सकता है। ठीक है, अब इसमें विशेष रूप से हमें ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि जो सुभेद समूह है, जैसे कि SC, ST,
ओबीसी, ठीक है, महिलाएं, ठीक है, इसके अलावा जो है अल्पसंख्यक, अगर ऐसे समुदायों के प्रति किसी प्रकार का वक्तव्य दिया जा रहा है तो उस वक्तव्य पर ध्यान रखे जाने की जरूरत है, क्योंकि वो कभी भी हेट स्पीच की शक्ल ले सकता है। ठीक है, तो इन बातों को हमें ध्यान में रखना है, मुख्य रूप से हेट स्पीच के संदर्भ में। अब इसके तहत हमें यह भी ध्यान में रखना है कि कई बार क्या होता है कि कई बार हम किसी समुदाय के प्रति अपमानजनक बातें करते हैं, लेकिन ये अपमानजनक जो बातें होती हैं वो घृणित वक्तव्य से, हेट स्पीच से थोड़ा सा अलग होती हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का मजाक उड़ा रहा है, तो कोई जरूरी नहीं है कि हर बार बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का मजाक उड़ाया जाना हेट स्पीच का भाग हो। लेकिन अगर संपूर्ण बौद्ध धर्मावलंबियों को कोई व्यक्ति अनैतिक ठहराए तो वो निश्चित ही हेट स्पीच का भाग होगा। क्यों? क्योंकि वो पूरे बौद्ध धर्म को टारगेट करके कोई बात कह रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर किसी समुदाय विशेष को मात्र किसी धर्म से संबंधित होने के आधार पर उन्हें अगर एंटी नेशनल कहा जाए, राष्ट्र विरोधी कहा जाए, तो यह भी हेट स्पीच का भाग होना चाहिए। ठीक है, अब जो लेखक हैं वो हेट स्पीच के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय तुलना भी करते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय तुलना के तहत वो यूएस आदि का उदाहरण देके, अमेरिका आदि का उदाहरण देके बताते हैं कि जब अमेरिका में हेट स्पीच पर पाबंदी लगाए जाने या हेट स्पीच को विनियमित किए जाने की बात आती है, तो ऐसे देशों में हेट स्पीच के प्रति अधिक लिबरल अप्रोच, अधिक उदारवादी दृष्टिकोण रखा जाता है। ठीक है, जिसमें ऐसे देश किसी भी अभिव्यक्ति पर सेंसर लगाए जाने को, सेंसरशिप करे जाने को आगे और भी सेंसरशिप को बढ़ावा देने वाले प्रयासों के रूप में मानते हैं, और यही कारण है कि उसे वो अधिक बढ़ावा नहीं देते। ठीक है, इसके तहत उनका ये कहना है कि जो हेट स्पीच है उसको रोकने का एक ही उपाय है कि उस हेट स्पीच को काउंटर करने वाली और भी स्पीचेस आए, जिसके तहत हमें हेट स्पीच को रोकने के लिए और भी ज़्यादा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की ज़रूरत है, जो हेट स्पीच को काउंटर कर सके। ठीक है, लेकिन अगर भारत की हम बात करें तो भारत में इसके संदर्भ में पूरी तरीके से इसे अनुपालित नहीं किया जा सकता, क्योंकि भारत की बहुत सारी ऐसी सीमाएं हैं जिसे समझने की ज़रूरत है। कौन कौन सी सीमाएं हैं? तो पहली बात तो यह है कि भारत में सभी प्रकार की अभिव्यक्तियां समान नहीं होती, जिसमें राजनीतिक अभिव्यक्ति भी होती है, जिसमें जो है वाणिज्यिक अभिव्यक्ति भी होती है, और कई बार जो है, ठीक है, बौद्धिक अभिव्यक्ति भी होती है, और इसके तहत कई बार हेट स्पीच भी इसमें शामिल हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम अभिव्यक्तियों की बात करेंगे, जब भी हम बातों की बात करेंगे, तो हमें याद रखना है कि हमें अभिव्यक्तियों में जो है ध्यान रखना है कि वो अभिव्यक्ति किस प्रकृति की है। जिसमें जो हेट स्पीच है वो निश्चित रूप से भारत के सांप्रदायिक सौहार्द को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाली होती है, जिसमें अगर हम हेट स्पीच के खिलाफ और भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा देंगे तो ऐसा हो सकता है कि ये समाज में शक्ति संतुलन को बहुसंख्यकों के पक्ष में झुका दे, क्योंकि निश्चित रूप से बहुसंख्यकों की संख्या जो है वो ज़्यादा होगी, और अगर हम हेट स्पीच के संदर्भ में किए जाने वाली अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को और भी अगर बढ़ावा देंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को हेट स्पीच के संदर्भ में और अधिक बढ़ाने से अंततः अल्पसंख्यकों को ही हानि हो जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें भारत के संदर्भ में याद रखना होगा कि सारी अभिव्यक्तियां एक जैसी नहीं होती, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा एक सीमा से अधिक जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ाने से यह अल्पसंख्यकों के विपरीत भी जा सकता है। इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। ठीक है, यही कारण है कि लेखक का ये मत है कि भारत को हेट स्पीच के संदर्भ में संवैधानिक मूल्यों के तहत काम करने की जरूरत है, जिसमें संविधान की प्रस्तावना में जिस प्रकार से भारत के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की सीख दी गई है, उसी तरीके से इसी मूल भावना को ध्यान में रखते हुए हमें काम करने की जरूरत है। इसके अलावा भारत ने आईपीसी की धारा 153 ए और 295 ए के तहत हेट स्पीच पर रोक लगाने के लिए
विधिक प्रावधानों को बनाया है, जिसके तहत अगर विविध समुदायों के मध्य शत्रुता को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में कार्यवाही की जाती है। और इसी आधार पर अगर धार्मिक भावनाओं को भी भड़काया जाए तो वो भी इसमें शामिल होता है, ठीक है। लेकिन लेखक का ये मत है कि जो 153 ए है और 295 ए है, इसमें बहुत सारी सीमाएं हैं जिसको दूर करने की ज़रूरत है, ठीक है। जैसे कि जब हम बात करते हैं भावनाओं को भड़काने की, तो भावनाओं के भड़काना किस प्रकार से किया जाएगा, ठीक है, या शत्रुता को बढ़ावा देना जो है वो कब माना जाएगा, इसको स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, ठीक है। यानी भावनाओं को भड़काने जैसे जो वाक्यांश हैं उसको स्पष्ट रूप से बताने की जरूरत है ताकि निश्चित रूप से इसमें कार्रवाई हो सके, ठीक है। इसके अलावा जो है 153 ए और 295 ए का कई बार ये देखा गया है कि इसका दुरुपयोग भी होता है और इसके दुरुपयोग के माध्यम से जो 19(1) ए के तहत जो अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उस पर रोक लगा दी जाती है। तो निश्चित रूप से ऐसी जो प्रवृत्तियां हैं उसको रोकने की जरूरत है, ठीक है, जिसमें लोक व्यवस्था और नैतिकता आदि के आधार पर जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो युक्ति युक्त निर्बंधन लगाए जाते हैं, उन युक्ति युक्त निर्बंधनों को हमें और भी ज़्यादा स्पेसिफाई और भी ज़्यादा जो है स्पष्ट किए जाने की ज़रूरत है, ठीक। इसके अलावा भारत में हेट स्पीच के बारे में एक बहुत बड़ी सीमा ये देखी जाती है कि भाषण दिए जाने के बाद जब सांप्रदायिक दंगे भड़क जाते हैं उसके बाद ही कार्रवाई शुरू होती है, जिससे जो डैमेज होना होता है यानी समाज को जो नुकसान पहुंचना होता है वो तो पहले ही पहुंच चुका होता है और इससे काफ़ी लंबे समय तक सांप्रदायिक तनाव की स्थिति देखी जाती है। इसलिए हेट स्पीच के संदर्भ में हमें पहलकारी कदम उठाने की ज़रूरत है। हमें जो है पहले से जो है चीज़ों को सुनिश्चित करके काम करने की ज़रूरत है और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो हेट स्पीच है वो कब हेट स्पीच की परिधि में आ जाएगी, इसको सुनिश्चितता से स्थापित करने की ज़रूरत है, ठीक है, जिसके तहत हेट स्पीच के कानूनी प्रावधानों को स्पष्ट किया जाना चाहिए और उसे सुपरिभाषित किया जाना चाहिए। इसके अलावा हेट स्पीच को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों के संदर्भ में जागरूकता को बढ़ाना चाहिए और इसमें जनता की भागीदारी को भी बढ़ावा देना चाहिए। इसके अलावा केबल टीवी से संबंधित जो कार्यक्रम होते हैं तो उनका जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है और इसमें जो है सभी के सहयोग पे हमें कार्रवाई करनी चाहिए। अब इसमें कई बार ये कहा जाता है कि जो प्री सेंसरशिप यानी कार्यक्रम को लागू होने से पूर्व या किसी पुस्तक के छपने से पूर्व जो है अगर उसको रोकने का प्रयास, नियंत्रित करने का प्रयास या विनियमित करने का प्रयास किया जाता है तो वो अच्छा नहीं होता। लेकिन अगर प्री सेंसरशिप के माध्यम से अगर हेट स्पीच को रोका जा सकता है तो हमें अपवाद की स्थिति में इसको जरूर करना चाहिए, ठीक है। यही कारण है कि लेखक जो है अंततः इस बात पर बल देते हैं कि हेट स्पीच और जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उन दोनों को हमें बैलेंस करने की ज़रूरत है, संतुलित बनाने की ज़रूरत है, तभी हम एक बेहतर व्यवस्था, एक बेहतर जो है रिस्पॉन्स कर सकते हैं हेट स्पीच के प्रति, ठीक है। तो संतुलन ज़्यादा ज़रूरी है, हेट स्पीच को जो है ज़्यादा निश्चित किए जाने की ज़रूरत है, इसको ज़्यादा वस्तुनिष्ठ बनाने की ज़रूरत है, तभी जो है हम इस पर बेहतर कार्रवाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो पेज नंबर 7 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। अब है क्या, तो यह संबंधित है 21 सितंबर से, ठीक है। 21 सितंबर जो है वो शांति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, और इसके माध्यम से कोशिश की जाती है कि पूरी दुनिया में जो है शांति को बढ़ावा दिया जा सके। लेकिन ये जो एडिटोरियल है इसके लेखक का ये मत है कि वर्तमान में पूरी दुनिया में युद्ध, हिंसा और सुरक्षा को बढ़ावा मिल रहा है, जिसमें 2019 की बात करें तो अफगानिस्तान, यमन, सीरिया, टर्की, सोमालिया, इराक, मैक्सिको और लीबिया में प्रत्येक में आतंकी हमलों में 1000 से भी अधिक लोगों की मौत हुई है। और अगर इसमें हम अफ्रीका आदि को भी शामिल कर लें तो वर्तमान में विश्व के 25 से अधिक देशों में इस तरीके की असामान्य
असामान्य स्थितियां जो हैं देखी जा रही हैं। इससे न केवल लोगों की जो है असमय मृत्यु हुई है, वहीं दूसरी ओर 2019 में आतंकी कार्रवाइयों आदि के चलते लगभग 8 करोड़ से अधिक लोगों का विस्थापन हुआ है, जो एक चिंता का विषय है। ठीक है, तो विस्थापन ना हो, लोगों की मृत्यु ना हो, इसके लिए जो है शांति को बढ़ावा देने की जरूरत है। अब लेखक जब इसके मूल कारक की बात करते हैं तो उनके अनुसार पूरी दुनिया में जिस तरीके से जो वर्ल्ड पावर्स हैं, जो विश्व शक्तियां हैं, वो अपनी स्थिति के अनुरूप, अपने हितों के अनुरूप जो पूरी दुनिया को अपने हिसाब से चलाना चाहती हैं, वही जो है हिंसा का मूल कारक है, जिसके तहत विश्व शक्तियां अपने पक्ष में संतुलन करने के लिए हिंसा को भी सहारा लेती हैं, जो दूरी दुनिया में जो है हिंसा को बढ़ावा देता है, युद्धों को बढ़ावा देता है। जैसे कि इसमें सबसे प्रोमिनेंट एग्जाम्पल अमेरिका, रूस और चीन आदि देशों का है, जिसमें यमन का उदाहरण दिया जा सकता है, लीबिया का उदाहरण दिया जा सकता है और सीरिया का उदाहरण दिया जा सकता है। ठीक है, यमन कहाँ है? तो यमन खाड़ी देश है। ठीक है, खाड़ी देश है, गल्फ ऑफ जो अरब की जो खाड़ी है उसमें जो है स्थित एक प्रमुख देश है। और यमन में जो है वर्तमान में एक गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, और इस गृह युद्ध के तहत जो अमेरिका समर्थित जो गुट है, ठीक है, जिसकी मदद कर रहे हैं सऊदी अरब और यूएई, तो यह जो गुट है यह चाहता है कि हमारे पक्ष में गृह युद्ध अब हमारे पक्ष में आ जाए, और इसके लिए जो है अमेरिका समर्थित सऊदी अरब और यूएई के जो संगठन जो हैं, ठीक है, उसके जो विविध जो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, वो अपने सहयोगियों को स्थापित करने के लिए बड़ी मात्रा में वहाँ पे हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, और इसके लिए अमेरिका बड़ी मात्रा में हथियार भी दे रहा है। इसी प्रकार की कुछ ऐसी ही स्थितियां लीबिया में देखी जा सकती हैं, जिसमें रूस और अमेरिका के बीच अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए वहाँ पे युद्ध चल रहे हैं, गृह युद्ध चल रहे हैं, और इसमें तुर्की की भी सक्रिय भागीदारी है। तो तुर्की, अमेरिका और रूस अपने अपने प्रभावों को बढ़ावा देने के लिए लीबिया में गृह युद्ध को बढ़ावा दे रहे हैं, और लगातार जो है कई साल से लीबिया जो है वो गृह युद्ध की चपेट में है। इसी प्रकार से सीरिया में भी कार्य देखा जा रहा है, जिसमें सीरिया के जो राष्ट्रपति हैं बशर अल असद को जो है रूस द्वारा समर्थन प्राप्त है, लेकिन जो है इनकी बशर अल असद को रूस का समर्थन प्राप्त है, लेकिन इनकी सत्ता को हटाने के लिए यूएस द्वारा जो है वो लगातार कार्य किया जा रहा है, और बड़ी मात्रा में हथियारों आदि की जो आपूर्ति है वो देखी जा रही है, जिससे पूरा सीरिया जो है वो बर्बादी की कगार पर पहुंच गया है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम चीन की भूमिका को बात करें तो चीन द्वारा अफ्रीका में विशेषकर साउथ सूडान और कांगो क्षेत्र में अपने हथियारों के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें इंटरनल सिक्योरिटी को सुरक्षित करने के लिए या आंतरिक सुरक्षा के सहायता के नाम पे जो है चीन जो है लोकतंत्र को दबाने के लिए, अधिकारों को हनन करने के लिए बहुत सारे जासूसी के उपकरण, सर्विलांस उपकरणों की आपूर्ति करता है, जिससे अफ्रीका में लोकतंत्र के बजाय अथॉरिटेरियनिज्म यानी जो वर्चस्वशाली सरकारें हैं या फिर जो तानाशाही सरकारें हैं वो जो हैं पनप रही हैं, और इसको बढ़ावा देने में चीन की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएस और चाइना के मध्य एक नवीन प्रकार का कोल्ड वॉर देखा जा रहा है। ठीक है, ऐतिहासिक रूप से कोल्ड वॉर 1945 से लेकर 1990 के दौर में देखा गया था। ठीक है, जिसमें मुख्य रूप से यूएसएसआर और यूएस की भूमिका थी, लेकिन वर्तमान में यूएसएसआर को रिप्लेस कर दिया है चीन ने, और अब चीन जो है अपनी पूरी दुनिया में अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए अमेरिका से संघर्षरत है, जिसको अलग अलग क्षेत्रों में देखा जा सकता है। अब ये जो पूरी जो पृष्ठभूमि है इसको हमें कोविड-19 के पृष्ठभूमि में भी समझने की ज़रूरत है, और चूंकि पूरी दुनिया में कोविड-19 का प्रभाव देखा जा रहा है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र ने पूरी दुनिया में लोगों से ये अपील की थी कि आप जो है युद्धों को बंद कर दें, आप जो है हिंसा को बंद कर दें, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सीज फायर की घोषणा करें। ठीक है,
अब इसके चलते हुआ क्या है कि कई देशों में देखा जा रहा है कि जो सीज फायर वगैरह है उसकी बातें चल रही हैं। जैसे कि अभी आपने पढ़ा होगा कि अफगानिस्तान में शांति प्रक्रिया की वार्ता जो है शुरू हुई है, जिसमें अफगानिस्तान का जो तालिबान है वो वार्ता कर रहा है। ठीक है, उसकी वार्ता हो रही है अफगान सरकार से दोहा में। ठीक है, लेकिन लेखक का मत यह है कि अगर इस तरीके के सीज फायर होंगे तो एक जगह सीज फायर होगा और 10 जगह जो है समस्या फिर से खड़ी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो युद्ध को रोकने वाले जो मूल कारक हैं वो अब तक दूर नहीं हुए हैं, और ये मूल कारक है कि जो विश्व की शक्तियां हैं उनके पास जो है शक्तियों का अधिक संकेंद्रण है, और जब तक विश्व की शक्तियों के पास ज़्यादा पावर रहेगी तब तक वो अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए युद्ध हिंसा को बढ़ावा देते रहेंगे। यही कारण है कि अगर हमें युद्ध की समस्या को मूल रूप से रोकना है तो हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो शक्ति संतुलन और हिंसा का जो खेल चल रहा है इसको रोकना होगा और शक्तियों के समान बंटवारे को सुनिश्चित करना होगा। ठीक है, इसमें बौद्धिक संगठनों, सामाजिक आंदोलनों और जिम्मेदार सरकारों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, जिसमें हमें कोशिश ये करनी है कि युद्ध के स्थान पर शांति को बढ़ावा मिले ताकि एक समता मूलक वैश्विक व्यवस्था का निर्माण हो सके। तो कहने की बात यह है कि इंटरनेशनल डे ऑफ पीस के अवसर पर हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो शक्तियों का असमान बंटवारा हुआ है इसको हम रोकें ताकि युद्ध और हिंसा को रोका जा सके। ठीक है, चलिए अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो फ्रंट पेज से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। अब ये खबर है क्या? तो खबर यह है कि सरकार द्वारा एफसीआरए बिल को संशोधित करने के लिए विदेशी विनियमन, ठीक है, विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम एफसीआरए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, इसको जो है संशोधित करने के लिए एक नवीन बिल प्रस्तुत किया गया है जिसका नाम है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, इसको जो है संशोधित करने के लिए लाया गया है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020। ठीक है, इसके प्रावधान देख लेते हैं। तो सरकार ने क्या किया है, एफसीआरए यानी जिसको हिंदी में कहते हैं विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम, इसमें संशोधन के लिए एक नवीन बिल लाए हैं, वो विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम संशोधन बिल 2020। अब इसमें जो है बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं जिसके माध्यम से जितने भी एनजीओस अगर विदेशी सहायता लेना चाहते हैं तो अब उन्हें सभी अधिकारियों के संदर्भ में आधार कार्ड को अनिवार्य किया गया है। इसके तहत पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ाने की कोशिशें की गई हैं, जिसके तहत जो पब्लिक सर्वेंट हैं या सिविल सर्वेंट हैं और सरकार द्वारा नियंत्रित जो निगम कॉरपोरेशंस हैं वो अब विदेशी अनुदान नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा विदेश से जो विदेशी फंड प्राप्त होता है उसका 20% से ज़्यादा वो प्रशासनिक कार्यों में खर्च नहीं कर सकते, पहला वो 50% था। ठीक है, अगर हम एफसीआरए के बारे में बात करें तो एफसीआरए के तहत भारत में जो विदेशी अनुदान आता है, ठीक है, भारत में जो विदेशी दान आता है वो भारत की आंतरिक सुरक्षा को नकारात्मक रूप से प्रभावित ना करे, इसको रेगुलेट करने के लिए, इसको विनियमित करने के लिए 1976 में इसे पारित किया गया था। ठीक है, इसके बाद फिर 2010 और 2015 में इसमें संशोधन किए गए जिसके माध्यम से जो एनजीओ आदि जो विदेशी चंदे वगैरह लेते थे उनको जो है विनियमित करने की कोशिश की गई। ठीक है, तो 2010 और 2015 में से संशोधन हुए जिसको बेहतर करने के लिए या इसके संदर्भ में सरकार का ये कहना था कि बहुत सारे जो एनजीओस हैं वो विदेशों से चंदा लेके भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के सहज जो है खतरा उत्पन्न कर रहे हैं और वो जो है देश के विरोध में काम करते हैं। इसके अलावा 2010 से 2019 की अवधि में जो विदेश से आने वाला जो चंदा है वो लगभग 2 गुना हो गया है, लेकिन जो एनजीओज हैं वो कई बार नियमों की अवहेलना करते हैं जिसके तहत वो अपने अकाउंट्स को सही से नहीं रखते। इसके अलावा जो उनके लिए एनुअल टैक्स रिटर्न्स फाइल करना जो अनिवार्य बनाया गया है उसका भी वो पालन नहीं करते हैं। यही कारण है कि गृह मंत्रालय ने 19,000 से ज़्यादा एनजीओस के रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिया है और वर्तमान में अगर हम बात करें तो लगभग एफसीआरए के तहत
लगभग 50,000 एनजीओ आदि संस्थाएं वगैरह जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, तो हमने इससे पहले भी कई बार एफसीआरए के बारे में बात किया है, जिसमें एफसीआरए पर के माध्यम से किस प्रकार से सरकार ने एनजीओस को नियंत्रित करने की कोशिशें की हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो पेज नंबर 9 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। ठीक है, सबसे पहले तो हम खबर देख लेते हैं। तो खबर क्या है? तो खबर यह है कि अभी हाल में ही एक जर्नलिस्ट हैं, एक पत्रकार हैं जिनका नाम है राजीव शर्मा। तो राजीव शर्मा नाम के एक पत्रकार को दिल्ली पुलिस ने पकड़ा है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत। ठीक है, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत उनको पकड़ा गया है और उन पर जो है ये आरोप लगाया गया है कि वो चीन के लिए जासूसी कर रहे थे और भारत की बहुत सारी जो गुप्त फाइल्स हैं उनको जो है उन्होंने चीन को हस्तांतरित किया है। अब ये जो पूरा प्रकरण है इसमें ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट यह जो है काफ़ी चर्चा में आ गया है, जिसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक, तो संदर्भ मैंने आपको बताया कि पत्रकार राजीव शर्मा को चीन के लिए जासूसी करने के आरोप में दिल्ली पुलिस द्वारा ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है, जिसको हिंदी में कहते हैं सरकारी गोपनीयता कानून 1923। ठीक है, अब ये है क्या, ये देख लेते हैं। तो सरकारी गोपनीयता कानून औपनिवेशिक शासन में यानी अंग्रेजों के काल में अधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा और जासूसी के मुद्दों पर सूचना को गोपनीय रखने के लिए बनाया गया था। ठीक है, इसको मूल रूप से 1889 में बनाया गया था और इसका नाम था इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। ठीक है, उसके बाद लॉर्ड कर्जन के काल में यानी 1904-05 में, ठीक है, 1904-05 में इसे और संशोधित किया गया और इसे द इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1904 के रूप में और कठोर बनाया गया। ठीक है, वर्तमान स्वरूप में इसे 1923 में फिर से बनाया गया और स्वतंत्रता के बाद भी ये जारी रहा है, जिसमें 1967 में इसको व्यापक रूप से संशोधित किया गया और इसकी समय समय पर समीक्षा की जाती रही है। ठीक है, तो कुछ बातें ये हो गई। इसके अलावा जब 2005 में सरकार द्वारा आरटीआई लाया गया तो सूचना के अधिकार के माध्यम से, सूचना के प्रकटीकरण के माध्यम से जो गुप्त सूचनाएं वगैरह हैं उनकी रक्षा के लिए, ठीक है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंतर्गत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को बनाए रखते हुए आरटीआई को बनाया गया और इसको बनाने के संदर्भ में सरकार ने एक समिति भी बनाई थी। ठीक है, जिसने ये सिफारिश की कि आप सरकारी गोपनीयता कानून को थोड़ा और पारदर्शी बनाएं और साथ ही साथ आप आरटीआई अधिनियम को भी लागू करें और दोनों में एक हार्मनी होनी चाहिए, दोनों में एक संतुलन होना चाहिए, क्योंकि जहां एक और जो गोपनीयता कानून है उसका संबंध है सूचना को छुपाने के संदर्भ में, सूचना को गोपनीय बनाने के संदर्भ में, वहीं दूसरी ओर जो सूचना का अधिकार अधिनियम है उस सूचना को प्रकट करने से संबंधित है। ठीक है, तो इसके प्रमुख प्रावधान क्या क्या हैं? तो सरकारी कर्मचारियों से लेकर सामान्य नागरिकों तक यह लागू होता है। ठीक है, इसमें अगर कोई जासूसी करता है, अगर कोई किसी गुप्त जानकारी को साझा करता है, अगर कोई वर्दी का अनाधिकृत उपयोग करता है, अगर कोई जानकारी को रोकता है, ठीक है, अगर कोई निषिद्ध या प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश करता है, कोई सशस्त्र बलों के कार्यों में हस्तक्षेप करता है, तो इसको जो है दंडनीय अपराध बनाया गया है। ठीक है, अपना जो उसका जो वर्तमान स्वरूप है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का, वो जो है दो मुख्य पहलुओं से संबंधित है, जिसमें जासूसी या गुप्तचरी और सरकार की गोपनीय जानकारी का खुलासा ये। इसके अलावा यह जो जानकारी है वो आधिकारिक कोड, कोई पासवर्ड, स्केच, योजना, मॉडल, लेख, नोट या इसी प्रकार की हो सकती है। इसके तहत अगर कोई इस प्रकार की सूचना को डाइवल्ज करता है, अगर किसी को देता है, संप्रेषित करता है, तो संप्रेषित करने वाले और जो सूचना प्राप्त करता है दोनों को जो है दंडित किया जा सकता है।
ठीक है। अब इसमें दो प्रमुख धाराएं महत्वपूर्ण हैं जो लगातार चर्चा का विषय रहती हैं। इसमें एक है धारा 3, ठीक है, और एक है धारा 5। जो धारा 3 है वो जासूसी या गुप्तचरी से संबंधित निषेधात्मक कार्यों को बताती है, ठीक है। क्या क्या कार्य निषेध हैं, जिसमें किसी निषिद्ध जगह जाना, ठीक है, उसके निकट जाना, मॉडल या नोट बनाना, ये जो है शत्रु के लिए उपयोगी हो सकता है, जिस पर कार्रवाई हो सकती है। इसके तहत कोई ऐसी सूचना प्रकाशित करने पर रोक लगाया गया है जिसके प्रकटीकरण से देश की सार्वभौमिकता व एकता, सुरक्षा अथवा अन्य राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो। इसके अलावा धारा 5 में उन जानकारियों का उल्लेख है जिन्हें सरकार गुप्त मानती है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। अब इसकी जो आलोचना है वो कई आधारों पर की जाती है, जैसे कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसका दायरा इतना व्यापक है कि सरकार जो है इसको विविध मामलों में प्रयोग कर सकती है। इसके अलावा वर्तमान में जो इसका उपयोग है वो सवाल उठाने वाले या क्वेश्चन पूछने वाले नागरिकों को चुप करने के लिए किया जाता है, जिसमें यदि उनके द्वारा कोई महत्वपूर्ण जानकारी मानी जाती है तो उसके तहत ये कह दिया जाता है कि जो जानकारी मांगी गई है वो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत गुप्त है, अतः उसको नहीं दिया जा सकता। इसके अलावा कई बार इसको अनुच्छेद 19(1) के अतिक्रमण के रूप में भी देखा जाता है, जिसमें प्रत्येक नागरिक को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार दिया गया है। यही कारण है कि इसे बहुत बार सूचना के अधिकार अधिनियम की मूल भावना के विरुद्ध भी माना जाता है, जिसमें सूचना का प्रकटीकरण करना सरकारों का मुख्य उद्देश्य बनाया गया है, लेकिन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट उल्टे सूचना को गुप्त रखने पर बल देता है, ठीक है। अब चूंकि सरकारों को जो है इसके माध्यम से विवेकाधिकार मिल जाता है, ठीक है, अधिकारियों को जो है अपने हिसाब से काम करने की छूट मिल जाती है। यही कारण है कि कई बार इसका भ्रष्टाचार के रूप में प्रयोग होता है और सत्ताधारी दल द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब इसके संदर्भ में बहुत सारे आयोगों वगैरह में अनुशंसाएं भी की हैं, जैसे कि विधि आयोग द्वारा 1971 में कहा गया कि केवल इसलिए कि कोई परिपत्र गुप्त या गोपनीय है उसे इस कानून के प्रावधानों के तहत नहीं लाना चाहिए। यानी आप अगर किसी परिपत्र को, किसी सर्कुलर को या किसी डॉक्यूमेंट को अगर आप जो है गुप्त कह रहे हैं, ठीक है, क्लासिफाइड कह रहे हैं, तो उस क्लासिफाइड कहने का क्या आधार है यह क्लियर होना चाहिए। केवल किसी पत्र को मात्र गुप्त कहने से ही वो महत्वपूर्ण नहीं हो जाता, उसकी महत्ता को जो है आपको समय समय पर बताना भी पड़ेगा। इसके अलावा 2006 में जब सेकंड एआरसी का गठन हुआ, ठीक है, 2006 में जब सेकंड आईआरसी की जब रिपोर्ट आई तो उसने भी जो है इस कानून को लोकतांत्रिक समाज में पारदर्शी शासन की राह में बाधा बताया है और इसमें जो है सुधार करने की बात कही थी, ठीक है। अब इसमें जो है हमें ये चीज ध्यान में रखनी है कि देश की एकता अखंडता के लिए हमें ये जरूरी है कि हम कुछ सूचनाओं को गुप्त रखें, लेकिन जो इस कानून के जो ओवर रीचिंग प्रावधान है या जो अस्पष्ट प्रावधान है इसको जो है हमें स्पष्ट किया जाना चाहिए, जिसके तहत हमें कानून को मौजूदा परिस्थिति के अनुसार बनाने की ज़रूरत है, जिसमें आरटीआई के तहत सरकारों को अधिक से अधिक जो जानकारी है वो पब्लिक डोमेन में रखनी चाहिए और बेहद जो देश की अखंडता और सुरक्षा संबंधी जो जानकारी है, ठीक है, उसी को जो है गुप्त रखना चाहिए। और इस स्थिति में भी हमें पूर्व निर्धारित नियमों, मानकों, ठीक है, और जो मानकों के साथ जो नियम हैं उनको स्थापित करने की जरूरत है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ओएसए के संदर्भ में विशेषकर इसकी आलोचनाएं क्या क्या हैं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए अब कुछ प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन या कथनों की पहचान करें। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। भारतीय संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी ने सर्वाधिक 15 बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया है। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 कि 1, 2 और 3। तो इसमें तीनों के तीनों जो कथन है वो सत्य हैं। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है क्योंकि संविधान के प्रावधानों के अनुसार
जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अब चूंकि वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, इसलिए लोकसभा का जो विश्वास है या फिर लोकसभा का जो अविश्वास है वो सरकारों के प्रति व्यक्त हो सके, इसके लिए जो है अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। और इसके लिए 50 सदस्यों की पूर्व अनुमति की आवश्यकता है। 50 सदस्यों द्वारा जो है साइन किए जाने की जरूरत है। ठीक है। भारतीय संविधान में जो लोकसभा के जो नियम और नियमावलियां हैं, ठीक है, लोकसभा जो नियमावली है उसमें अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव का जो है उल्लेख है, लेकिन संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी ने सर्वाधिक 15 बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया और सबसे पहले जो अविश्वास प्रस्ताव है 1963 में लाया गया, जिसको आचार्य कृपलानी या जेवी कृपलानी द्वारा नेहरू सरकार के खिलाफ लाया गया। ठीक है, 1962 के युद्ध की पृष्ठभूमि में। ठीक है, तो तीनों के तीनों जो कथन है वो सही है, तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा डी। आज जो है पेज नंबर 1 पे इससे संबंधित खबर आई है, जिसमें कृषि बिलों के विरोध में कई दलों ने मिलकर जो है सरकार के खिलाफ 12 विपक्षी दलों ने मिलकर जो है सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को पारित किए जाने के संदर्भ में कार्यवाही को प्रारंभ किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। काकतीय वंश से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन कथनों की पहचान करें। इब्न बतूता जिसके द्वारा भारत भ्रमण किया गया था, वह भी रुद्रम्मा देवी के शासन का उल्लेख करता है, जो एक प्रमुख काकतीय वंश की शासिका थीं। काकतीयों द्वारा 1000 स्तंभों वाले मंदिर का निर्माण किया गया, जो वर्तमान तेलंगाना राज्य में अवस्थित है। ठीक है, तो दोनों के दोनों जो कथन है वो सही है। ठीक, अब यह जो है क्यों आया, तो आज पेज नंबर 9 में एक काकतीय से संबंधित, ठीक है, काकतीय वंश से संबंधित एक मंदिर के बारे में वर्णन मिलता है, जो आंध्र प्रदेश के धरनी कोटा क्षेत्र में अवस्थित है। और यह जो मंदिर है इसको काकतीय वंश के एक शासक गणपति देव द्वारा बनाया गया था, धरनी कोटा आंध्र प्रदेश के पास। ठीक है, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती के पास। और यह जो है वर्तमान में जो है दुर्गा देवी को समर्पित है, जिनको स्थानीय रूप में बालू सुलम्मा कहा जाता है। ठीक है, ये जो ओरिजिनली जो मंदिर था वो मंदिर, ठीक है, काकाती देवी को समर्पित था, जो काकतीय शासकों की, ठीक है, काकतीय शासकों की महत्वपूर्ण देवी थी। ठीक है, आप कह सकते हैं उनकी मूल देवी हुआ करती थी। ठीक है, तो यह जो मंदिर था, जिसका ये जो फोटो आप देख सकते हैं, ये वाला जो मंदिर है इसको बनाया था, ठीक है, काकतीय शासकों द्वारा, लेकिन समय के साथ जो है यह देवी दुर्गा को समर्पित हो गया। यही जो है इसको इसमें दिखाया गया है। ठीक है, जो गणपति देव जो शासक थे काकतीय वंश के, वो पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने काकाती देवी का जो पूजा है वो आंध्र प्रदेश में प्रारंभ की, और वर्तमान में इनको जो है एक देवी माना जाता है। ठीक है, क्षेत्रीय देवी के रूप में यह प्रसिद्ध है। ठीक, ये चीज हो गया। अगर हम रानी रुद्रमा देवी के बारे में बात करें तो ये इनका फोटो है। यह जो है 1263 से लेकर 1289 या 1295 तक इन्होंने शासन किया था, और इनके शासन की जो है प्रशंसा कई लोगों द्वारा की गई है, जिसमें मार्को पोलो द्वारा भी इनके शासन की प्रशंसा की गई थी, और साथ ही साथ जब इब्न बतूता आया तब उसने भी जो है इनके शासन की प्रशंसा की थी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। इसके अलावा अगर हम 1000 स्तंभों वाले मंदिर के बारे में बात करें तो वो तेलंगाना के हन्मकोंडा जिले में स्थित है, जो काकतीय शासकों की महान विरासत है। इसका जो निर्माण है वो काकतीय शासक रुद्रदेव द्वारा किया गया था। ठीक है, और ये रुद्रेश्वर स्वामी को समर्पित एक मंदिर है, जो शिव का ही एक रूप है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं 1000 स्तंभों वाला जो मंदिर है, जो मुख्य रूप से तेलंगाना में अवस्थित है। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। चलिए, नीचे दिए गए युग्मों में से सही सुमेलित युग्मों की पहचान करें। भौगोलिक संकेतक संबंधित राज्य: मोल कल मुरु साड़ी कर्नाटक, चेंडा मंगलम साड़ी केरल, उपादा जामदानी साड़ी आंध्र प्रदेश, पैठनी साड़ी और फैब्रिक्स महाराष्ट्र। तो चारों की चारों जो साड़ियां हैं, ठीक है, केवल एक और दो
1 और 4, 2 और 3, 1 2 3 और 4, 2 3 और 4। तो ये चारों के चारों जो साड़ियाँ हैं, इन चारों को भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्राप्त है और ये जो राज्य हैं वो चारों सुमेलित हैं। तो इसका आंसर है सी। ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं ये आज चेंडामंगलम साड़ी जो केरल की एक प्रमुख साड़ी है, इसके बारे में खबर आई है। ठीक, इसके अलावा मोल कलमुरु साड़ी कर्नाटक की एक प्रमुख साड़ी का प्रकार है। ठीक, चेंडामंगलम साड़ी केरल की एक प्रमुख साड़ी का प्रकार है। ठीक है, उप्पादा जामदानी साड़ी जो है, ठीक है, वो ये है जो आंध्र प्रदेश की एक प्रमुख साड़ी है। और जो पैठनी साड़ी और फैब्रिक्स है वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद की एक प्रमुख साड़ी का उदाहरण है और इन सभी साड़ियों को भौगोलिक संकेतक का दर्जा मिला है। ठीक है, चलिए अब एक लास्ट ईयर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में मृदा अपक्षय की समस्या निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वेदिका कृषि, वनोन्मूलन, उष्णकटिबंधीय जलवायु। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2, 1 व 3, 1 2 और 3। तो देखिए मृदा अपक्षय अपर्दन क्या होता है? तो मृदा की जो टॉप सॉइल होती है, जो ऊपरी जो मृदा होती है वो विविध कारकों से हट जाती है और चूंकि मृदा की टॉप सॉइल जो है वो सबसे ज़्यादा मूल्यवान या आप कह सकते हैं सबसे ज़्यादा उपजाऊ मानी जाती है, इसके चलते जो है वो मिट्टी खराब हो जाती है जिससे वो उपजाऊपन उसका समाप्त हो जाता है। ठीक है, इसमें मुख्य कारक जो है वो वनोन्मूलन का होता है। तो केवल 2 तो ठीक है। वेदिका कृषि जो है वो मृदा अपक्षय की नहीं, जबकि मृदा को बचाने की, मृदा संरक्षण की एक तकनीक है। और उष्णकटिबंधीय जलवायु का सीधा सीधा जो संबंध है वो मृदा अपक्षय से नहीं है। उष्णकटिबंधीय जलवायु से वर्षा अधिक होती है और जब वर्षा अधिक होगी तो वृक्ष अधिक होंगे और अगर वृक्ष अधिक होंगे तो मृदा का अपरदन कम ही होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? तीसरा तो है नहीं, पहला भी नहीं है, केवल 2 इसका आंसर होना चाहिए, बी इसका आंसर है। ठीक है, तो अगर ऊपरी मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो तो इसे मृदा अपरदन कहा जाता है, जिसमें मृदा उर्वरता जो है वो नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। इसमें वनोन्मूलन, ज़्यादा वर्षा और प्रवाह, मृदा की संरचना, तीव्र ढाल प्रवणता, खेती और जुताई की जो प्रणालियां हैं वो इसको प्रोत्साहित करती हैं। लेकिन जो वेदिका कृषि होती है वो एक सीढ़ीदार कृषि होती है जिसमें ढाल युक्त भूमि में समोच्च रेखाओं के सहारे भूमि को समतल करके सीढ़ियों का निर्माण करके खेती की जाती है जो मृदा संरक्षण को बढ़ावा देती है। ठीक है, वहीं दूसरी ओर वनोन्मूलन अगर कर देंगे तो वृक्षों की जड़ें जो मृदा को बांधे रखती हैं वो नहीं रहती, जिससे मृदा अपरदन को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब कुछ मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, सरकार द्वारा हाल ही में प्रस्तुत किए गए कृषि विधेयकों का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में एक नवीन नीतिगत व्यवस्था को स्थापित करना है। हालांकि इससे किसानों का वास्तविक सशक्तिकरण हो सके, इसके लिए आवश्यक है कि कृषि क्षेत्र से संबंधित सभी हितधारकों से परामर्श के पश्चात ही इस पर कार्य किया जाना चाहिए। कृषि विधेयकों के संदर्भ में हालिया विवाद की पृष्ठभूमि में चर्चा करें। 250 शब्द 15 अंक। सुदर्शन न्यूज केस भारत में घृणित वक्तव्य, हेट स्पीच की सीमा निर्धारित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है जिसके तहत संवैधानिक मूल्यों, विधिक प्रावधानों और कानूनी निर्णयों द्वारा इसकी स्पष्ट पहचान किए जाने पर जोर दिया जाना चाहिए। हालिया सुदर्शन न्यूज केस के संदर्भ में चर्चा करें। 250 शब्द 15 अंक। तो दोनों के दोनों जो क्वेश्चन हैं वो आज की हमारी चर्चा से आप लिखने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में जो है हमने ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को कवर करने की चर्चा की कोशिश की है। अगर बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप के वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप पर। धन्यवाद।